गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है अग्नि प्राइम मिसाइल। तो डीआरडीओ ने जो है वो अग्नि प्राइम मिसाइल है उसका टेस्ट किया है। तो ये जो हमारा अग्नि 1 मिसाइल वर्जन था उसका ये एक एडवांस्ड वर्जन है। ठीक है, अब ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर के बीच में है। ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, अब ये जो हमारी अग्नि 1 मिसाइल थी उससे ये बहुत ही लाइट है और बहुत ही स्लीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल है ना एक, तो इसलिए हम देखते हैं बैलिस्टिक होता क्या है। तो बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है कि जो बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करे। अब बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी क्या होती है? जैसे आप गुलेल से खेलते हो ना, आप उसको एक बार पुश करते हो हवा में, फिर वो हवा का यूज़ करते हुए जाके कहीं पर गिरती है। सेम वही तरीका आप समझ लो कि एक बार इसको पुश मिलता है जब मिसाइल को, और फिर ये हमारी अर्थ का ग्रेविटी का यूज़ करते हुए, हमारी एयर रेजिस्टेंस का यूज़ करते हुए, मोशन ऑफ अर्थ जो होती है हमारी कोरियोलिस फोर्स, उसका यूज़ करते हुए जाकर जहाँ पर टारगेट होता है वहाँ पर गिरती है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि परमानेंट इसको एक्टिव प्रोपल्शन पर परमानेंट धक्का नहीं मिल रहा पीछे से, एक ही बार पुश मिला इसको बहुत तेज़ी से, और ये जाकर वहाँ पर बहुत दूर जो भी इसका टारगेट है वहाँ पर जाके गिरेगी। ठीक है, क्रूज मिसाइल क्या होती है? क्रूज मिसाइल के पीछे से परमानेंट वो उसको प्रोपल्शन मिलता रहता है, तो इसलिए हम क्रूज मिसाइल को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। उसको मोड़ना हो या उसको कहीं पे चेंज करनी हो डायरेक्शन, तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। अब बैलिस्टिक मिसाइल की डायरेक्शन क्यों नहीं चेंज की जा सकती? क्योंकि एक बार इसको छोड़ दिया फिर इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती हैं, लेकिन जो लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं उनको हम उसका सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में निकलता है, क्योंकि उसको बहुत ही लंबा डिस्टेंस जो है वो एक तरह से ट्रैवल करना होता है। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में भी देखते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो थे उन्होंने इसको जो है एक विजुअलाइज किया था, विजन उनका था ये कि इंडिया को एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना चाहिए, और इसको अप्रूव किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1983 में। ठीक है, अब ये जाकर कंप्लीट कब हुआ है? मार्च 2012 में। ठीक है, इसके अंदर 5 मिसाइल सिस्टम्स बनाने का एक विजन था उनका, कि इंडिया को अगर अपनी डिफेंस को जो है वो सिक्योर रखना है, अपनी सिक्योरिटी को एक तरह से उन्होंने अगर हमको स्ट्रेंथन करना है, तो ये 5 मिसाइल्स बनाने का उन्होंने एक तरह से विजन रखा था। एक तो पटना इसकी जो है शॉर्ट फॉर्म थी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये पांचों मिसाइल सिस्टम्स बनाने का उसमें उन्होंने प्रोग्राम दिया था, और ये जो है सारा हमने कंप्लीट कर लिया था मार्च 2012 में। ठीक है, अब जो है जैसे अग्नि 5 जो है सबसे ज़्यादा लॉन्ग रेंज वाली है। ठीक है, 5000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर ऐसे उसकी मैक्सिमम रेंज है। ठीक है, तो अब जो अगर हम बना भी रहे हैं तो इसकी जो है वो एडवांस्ड वर्जन्स बना रहे हैं, पर हमारा ये कंप्लीट हो चुका है जो हमारा ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अब जो हमारा जो मिसाइल्स होती हैं वो किसके पास होती हैं, कौन इसको कंट्रोल करता है? स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। हमारे कंट्री में एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है जो कि एक ट्राई सर्विसेज कमांड है। ठीक है, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के ही जो है वो पर्सोनल होते हैं। अब ये इंडिया की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी इन्हीं के पास है। ठीक है, जनवरी 2003 में इसको बनाया गया था एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा, और ये हमारी जो कंट्री की टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। ठीक है, जो इसके कमांडर होते हैं, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस का कमांडर, वो एक एयर मार्शल रैंक के पर्सन होते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। अग्नि प्राइम मिसाइल. So DRDO has successfully flight tested this new generation nuclear capable Agni Prime missile. So what is this Agni Prime missile? It's an advanced version of Agni 1 which we tested initially, and it is a short range ballistic missile. It has a range of 1000 kilometers to 1500 kilometers, and it's a surface to surface missile. Okay, and it is much lighter and much sleeker than the original Agni 1. Because it's an advanced version of Agni 1 missile. And now as we're seeing what is this Agni missile system, we have to look what is a ballistic missile, because this one is also a ballistic missile, a short range ballistic missile in fact. Okay, so what is a ballistic missile? Ballistic missile is a missile which follows a ballistic trajectory. So what does it mean? That once you push it
in the air or towards the target, you just need a one-time force to push it like a catapult. Okay, you may have used catapult. Okay, so once you push it, it free flows into the atmosphere or near the earth, and it strikes the target. So it is difficult or next to impossible in some cases, but now we have developed the technology to control these missiles also in some cases. So this it is very difficult to control these missiles because we are using just one time the propulsion just one time, as against the cruise missiles in which there is active propulsion throughout its flight. Okay, so that rocket type fuel is emanating from the missile in cruise missiles forever. That's why you can control the trajectory of that missile. Okay, but in ballistic missile case, you are just pushing it in the air. Once it is in the air, you have little control over its flight, so it will strike the target, the intended target. This ballistic missile uses the gravity of the earth, the air resistance and the motion of the earth, that is the Coriolis force, to guide its trajectory. Okay, so shorter range ballistic missiles, they generally stay within the earth's atmosphere, and long range intercontinental ballistic missiles, they are basically, so they are intercontinental. So you fire it from one continent to another continent in some cases, because the range of these intercontinental ballistic missiles are so huge. Like in our Agni 5 case, they are almost 5,000. They have the capacity to strike at almost 5,000 to 8,000 kilometers. So that's why we call it an intercontinental ballistic missile. So all these Agni missiles and similar missiles, they are a part of the Integrated Guided Missile Development Program, which was conceived by Dr. APJ Abdul Kalam ji, and it was approved by the government in the year 1983. Okay, so we started developing these Patna missiles. So these are the 5 types of missiles which we have been developing since 1983, and we achieved completion of this project in March 2012. Now we are just upgrading these missiles from time and again, so that we can update it with the latest technology. So these 5 missiles were conceived by Dr. APJ Abdul Kalam, so that we can create a strong and credible minimum deterrence against the adversaries. Okay, so these missile systems, the nuclear missiles also, all these missiles, they are in control of the Strategic Forces Command. So it's a tri-service command, which is a command which is represented by the Army, Navy and the Air Force. So it's a tri-service command, and it manages and administers the country's tactical and strategic nuclear weapons. So it is headed by a commander-in-chief, who is also who is basically holding a rank of minimum air marshal. And this Strategic Forces Command was created by an executive order in January 2003 by the Atal Bihari Vajpayee ji's government. Okay, so now let us see the next topic, which is can a drone attack be prevented? तो अभी आपको पता है ना, जम्मू के हमारे एक एयरफोर्स के बेस पर एक अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक. तो ये डिस्कशन चल पड़ी है कि अगर ये एक न्यू नॉर्मल है कि ड्रोन के थ्रू अटैक किया जाएगा, तो क्या हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ये हम देखते हैं. तो ऑप्शंस क्या है? सबसे जो देसी कहेंगे अगर हम ऑप्शन, तो क्या है कि उसको शूट कर दे कोई, कि एक स्नाइपर उसको शॉट मारे और उसको शूट कर दे. लेकिन ये इतना देसी इलाज जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विद इन रेंज भी होना चाहिए. बहुत पास आके अगर आप उसको शूट कर रहे हो तो इट्स वेरी मतलब बहुत ही खतरनाक है. वो क्या पता वो खुद ही ब्लास्ट हो जाए, उसके अंदर अगर कोई वॉरहेड है तो वो खुद भी ब्लास्ट हो सकता है. दूसरा, नाइट टाइम पे कैसे करेंगे? नाइट टाइम पे स्नाइपर उसको कैसे शूट करेगा? ठीक है. और हमको ये देखना है कि दूसरा ऑप्शन जो कि मोर सोफिस्टिकेटेड ऑप्शन है, वो है कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत अवेलेबल हैं हमारे पास. तो क्या हम उसका यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक है. तो अब ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स क्या होते हैं? ये 2 तरह के होते हैं. कई तो होते हैं जो सिर्फ आपको बताएंगे कि सामने से इतने किलोमीटर दूर से एक ड्रोन आ रहा है, आपको अलर्ट कर देंगे. दूसरे जो है वो अटैक करने की भी उनमें कैपेबिलिटी होती है. वो बैलिस्टिक
एक तरह से अटैक करेंगे, मिसाइल मारेंगे उसको, या फिर लेजर्स के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, अपने आप मॉनिटर करके। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है हमको देखने को मिलता है। अभी हमने एक आयरन डोम देखा था ना, आयरन डोम सिस्टम जो इजराइल ने यूज़ किया था जब उनके ऊपर पैलेस्टीनियंस ने अटैक किया था, या फिर हमास का के साथ जो उनकी फाइट हो रही थी। तो उसी कंपनी ने, रफाइल, जिसने इजराइल का जो आयरन डोम मिसाइल बनाया था सिस्टम, उसी ने एक ड्रोन डोम भी बना रखा है सिस्टम, ठीक है, जो कि डिटेक्ट करता है, इंटरसेप्ट करता है जो ड्रोन्स अगर आ रहे हैं, वो 360 डिग्री की कवरेज दे रहा है, और वो है जो ड्रोन होते हैं उसको जो है वो जाम भी कर सकता है, ठीक है, उनके विजुअल्स को भी ब्लॉक कर सकता है। होता क्या है कि ड्रोन का यूज़ करके जो टेररिस्ट होते हैं वो अपने घर पे बैठ के देख रहे होते हैं और वो उसके बेसिस पर ही अटैक करते हैं, तो ये उस विजुअल्स को भी ब्लॉक कर देता है और उस हॉस्टाइल ड्रोन को जाम भी कर देता है, ठीक है। अब लेजर का यूज करके वो उसको शूट डाउन भी कर सकता है। सिमिलरली यूएस की भी एक कंपनी है, उसने भी एक ड्रोन हंटर बना रखा है, ठीक है, वो भी इंटरसेप्ट करते हैं ड्रोन को और कैप्चर कर लेते हैं हॉस्टाइल ड्रोन्स को, क्या यूज करके, एक नेट गन होती है, मतलब वो जो है एक जो है जंगला सा जो होता है, या फिर जिसको आप नेट कह सकते हो, उसके थ्रू जो है उस ड्रोन को कैप्चर कर लेते हैं और जो है वो क्रैश हो जाता है मिड एयर, और फिर उसको जो है पकड़ लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक ड्रोन शील्ड नाम से ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, उसने भी ऐसे ही डेवलप की हुई है कैपेबिलिटी कि ऑन द स्पॉट उसको जो है वो शूट डाउन करना या फिर उसको जो है वो नीचे गिरा देना की कैपेबिलिटी उनके पास भी है। बट क्या हमारे पास खुद के पास कैपेबिलिटी है ऐसी एंटी ड्रोन सिस्टम हमारे पास है? यस, हमारे पास भी है। हमारे डीआरडीओ भी किसी से कम नहीं है, डीआरडीओ ने भी बनाया हुआ है ऐसा सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम, जो अभी हमारे इस साल में ही जो है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये डिप्लॉय हो जाएगा कंट्री में। जब प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट हुई थी 2020 में फरवरी में, तब इस सिस्टम का यूज़ किया गया था। ये जब फिर बाद में जब पीएम मोदी का जो इंडिपेंडेंस डे में एड्रेस हुआ था उस टाइम पर भी इसका यूज़ किया गया था, और ये 3 किलोमीटर दूरी से ही जो है जो ड्रोन्स हैं उनको जैम कर सकता है, और ये उनको 1 से 2.5 किलोमीटर अवे पर ही जो है एक लेज़र वेपन के थ्रू उनको एक तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर अभी रिसेंटली एक प्राइवेट कंपनी है अदानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, यस ये उन्हीं की है जिनका आप सोच रहे हो, उन्होंने ही है जो एक और भी एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो और सोफिस्टिकेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो बनाकर गवर्नमेंट एजेंसीज को दिखाया है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसको भी हम अकोमोडेट कर लें अपने डिफेंस जो है इक्विपमेंट्स में, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। कैन अ ड्रोन अटैक बी प्रिवेंटेड? So as we know that the Indian Air Force base at Jammu, it was struck by a drone attack, and therefore the strategic experts are debating that it could be a new normal for the defense, for our security, against the security interests of our country. So that's why we need an anti-drone system. So what are the options? So you have two options. First is the most rudimentary form of attack, whereby you use a sniper gun and attack that drone. Okay, so it's a very orthodox or very old way of tackling a drone attack, but the most sophisticated system is using an anti-drone system. So how does these anti-drone systems work? So the first system is just that system will simply monitor that a drone is coming and it will give you an alert. But the second one will monitor that drone and it will also attack that drone, so that you do not need to attack yourself. Okay, so there are such systems available worldwide, like we have seen the Iron Dome system in Israel during the Israel-Hamas war recently. The same company which developed the Iron Dome system, they have developed this drone dome also, which detects and intercepts such drones, and it provides a 360-degree coverage. It also jams that drone and it blocks the visuals that the drone is sending back to its originators. Okay, it can also strike with precision against those drones via a laser. Okay, similarly, US based companies, they have also developed such systems using a company named Fortem Technologies. They have developed such system, and it's an interceptor drone. It is called Drone Hunter, and it pursues and captures hostile drones. So they use a net, basically
net is shot against that drone, and it captures the drone and in the midair, and it tows them down. Okay. Similarly, an Australian company has also developed such capabilities to attack that drone and intercept that drone. Okay, so do we have some indigenous technologies or such capabilities which are similar to an anti-drone system? Yes, we have that. Our DRDO has also developed an anti-drone system which will be deployed around the country this year. It was first deployed during the US President Trump's visit to India in February 2020, and later on it was also deployed during PM Modi's Independence Day address at the Red Fort. Okay, so this system can jam drones up to 3 kilometers, and it uses a laser weapon to fire at those targets which are 1 to 2.5 kilometers away from this system. Okay, so a private company, Adani Defense Systems, it has also developed some an anti-drone system, and it has demonstrated this capability to the government agencies, and possibly this system may also get clearance from the government. Okay, so now let us see the next topic, which is HSDC system. तो पावर ग्रिड जो है उसने इंडिया का फर्स्ट वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर जो है, जो HVDC सिस्टम बेस्ड है, उसको जो है वो इंडक्ट कर लिया है. अब ये कहाँ पर इंडक्ट हुआ है? थ्रिसूर, जो हमारे पुगालूर तमिलनाडु से केरला वाला जो रीजन है वहाँ पर ये सिस्टम को जो है वो इंडक्ट किया गया है. ठीक है, अब ये होता क्या है, ये सिस्टम क्या है? जो हमारी इलेक्ट्रिक पावर आती है, आपको पता है ना, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर जो आ रही है, उसमें हाई वोल्टेज जो AC करंट, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, उसको जो हम डायरेक्ट करंट में हम जो है उसको कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो उसको जो हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, या फिर उल्टा करना, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट से हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करना, उसका ही एक सिस्टम होता है जिसको हम HVDC कहते हैं. ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो हमारे पुराने सिस्टम है, जो क्लासिक सिस्टम है, HVDC जो क्लासिक सिस्टम है, जिनको हम लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर्स कहते हैं, उनमें सिर्फ ऑन करने का स्विच होता है. वो एक बार ऑन कर दिया तो वो ऑन ही रहेंगे. लेकिन इस सिस्टम में हम ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हैं इसको. ठीक है, तो ये एक स्विचिंग डिवाइस इसके अंदर लगे होते हैं. अब इससे होगा क्या? अब आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि आप इसके मॉडल बना बना के समझ रहे हो. आप कोई साइंस का एग्जाम नहीं ले रहे हो, आप कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं पढ़ रहे हो, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का. आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं. बेनिफिट्स ये हैं कि लैंड की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है, बहुत कम एरिया में इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं. फिर जब हम आगे स्मार्ट ग्रिड बनाएंगे, जब हम अपने सिस्टम को और ज़्यादा हम एक तरह से रेजिलिएंट बनाना चाहते हैं, जो हम वेदर से या फिर वोल्टेज से रेजिलिएंट बनाना चाहते हैं, वोल्टेज फ्लक्चुएशन से, तब हमको ये बहुत हेल्प करेगा. ठीक है, अब इसको सबसे पहली बार पावर ग्रिड ऑफ जो है हमारी कॉरपोरेशन, वो इसको इंडिया में लेके आई है. ठीक है, अब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के बारे में भी देखते हैं. ये कंपनीज एक्ट 1956 में इसको बनाया गया था, 1989 में इसको बनाया गया था, कंपनीज एक्ट 1956 द्वारा. इसका उस टाइम पर नाम रखा गया था नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, लेकिन इसका 1992 में नाम चेंज करके पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया. ठीक है, जो शुरू में इसको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो बनाया गया था, लेकिन अब पावर ग्रिड जो है वो एक महारत्न कंपनी है. इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, और 50% से ज़्यादा जो हमारी कंट्री में पावर जनरेट होती है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जो उसकी ट्रांसमिशन के रिस्पॉन्सिबल जो है वो पावर ग्रिड ही है. ठीक है, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है पोसोको, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड. वो भी जो है पावर मैनेजमेंट के ही जो है कार्य में लिप्त है. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. HSDC सिस्टम. सो पावर ग्रिड हैज़ commissioned this first voltage source converter in India, and it will it is a new system which will be used against the available low commutated converters. And where is it deployed? It is deployed in Pugalur, Tamil Nadu to Thrissur area. Okay, so what is it? Let us see. I'm not an expert of this specific field, but I will give you a rudimentary idea about this topic. Okay, so this HVDC converter basically converts, we all know that we have an AC to DC converter. Okay, and similarly DC to AC converter is also there, but this converts high voltage alternating current, okay, to high voltage direct current, or vice versa. Means
It can also convert high voltage direct current to high voltage alternating current. But current systems which we use for these HVDC programming, they are line commutated converters and they have just electronic switches which can be turned on. But this new system, they have switching devices so we can turn it on and turn it off also. Okay, and what we have to look in this the benefits are important for us for our examination point of view. So the benefit is that it reduces the land requirement because it is suitable for areas where the land is scarce in availability. Okay, and when we are looking forward to establish a smart grid system around the country, this would help us to realize that objective. And this technology has been brought to India for the first time by Power Grid Corporation. So now let us see what this Power Grid Corporation of India is. Okay, it was established in 1989 under the Companies Act of 1956. Initially, it was named as National Power Transmission Corporation of India Limited, but its name was changed in 1992 to Power Grid Corporation. Okay, so initially it was a public limited company, but later on Power Grid was converted into a Maharatna company, and its headquarters is located in Gurugram. It is responsible for the transmission of more than 50% of total electricity generated in India. And a subsidiary company of Power Grid Corporation, POSOCO, it is engaged in the management of power in India. Okay, so now let us see another topic, which is PV Narasimha Rao जी. तो पीएम मोदी जो है उन्होंने इनको ट्रिब्यूट्स जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे पीवी नरसिम्हा राव जी, उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी पर जो है इनको जो है ट्रिब्यूट्स पे किए हैं. ठीक है, अब उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है. जिसको थोड़ा इंटरेस्ट हो देखने को तो वो देख सकता है. आपके लिए ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि इन पर जिनको कुछ भी नहीं पता है उनके बारे में तो उनको वो ये देख सकते हैं. ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारे को देखना इंपॉर्टेंट है कि उनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थे. हमारे कंट्री में जो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स आए, उसके जो असल एंकर थे वो हमारे ये पीएम ही थे, पीएम नरसिम्हा राव जी. ठीक है, हम जो है मनमोहन सिंह जी को क्रेडिट करते हैं उसके लिए, लेकिन असल में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो आईएमएफ ने किए थे. आईएमएफ की एक फैसिलिटी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आप गवर्नमेंट जो है उनको कहा था कि आप हमको सारे रिफॉर्म्स करने दो, और जो है हमको एक तरह से आप समझ लो ब्लैंक चेक दे रहे हो कि आप आईएमएफ को पीएम नरसिम्हा राव जी ने जो है इतनी अथॉरिटी दी थी कि जो आप सजेशंस दोगे हमारी गवर्नमेंट उसको करेगी. ठीक है, लेकिन मनमोहन सिंह जी को हम क्रेडिट क्यों देते हैं? क्योंकि आईएमएफ डोमेस्टिकली हमको ये दिखाना था कि हमारे ये जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं ये आईएमएफ ने नहीं किए हैं, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ही किए हैं. ठीक है, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती थी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम. लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में थी वो इसके लिए ह्यू एंड क्राई कर सकती थी कि आप एक आईएमएफ को कैसे करने दे रहे हो इंडिया में रिफॉर्म्स. तो जो विजन था कि हाँ आईएमएफ के ऊपर ट्रस्ट करना, आईएमएफ लेड जो रिफॉर्म्स को होने देना, उसका सारा क्रेडिट पीएम नरसिम्हा राव जी को ही जाता है. ठीक है, तो ये मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए जो इनको हम जो है वो क्रेडिट करते हैं. इंडिया का वो वर्स्ट फेज था. ठीक है, हमारे $132 मिलियन रह गए था हमारे पास जो है, और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 1995 तक जो है हम 5.3 बिलियन लेके जा पाए थे क्योंकि हमने वो एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे. लाइसेंस राज को ख़त्म करने में उनका बहुत बड़ा रोल है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आना, डोमेस्टिक बिजनेस के लिए डीरेगुलेशन करना, प्राइवेट एक्सपेंडिचर बढ़ाना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना, कैपिटल मार्केट्स में रिफॉर्म, ट्रेड रजीम में रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को जो है बहुत ही रिड्यूस किया था ड्रास्टिकली. अब तो बहुत कम एरियाज़ में रह गई है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. ठीक है, फिर जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी का जो हमारा विजन था उसको भी जो असल में जो है एक तरह से नर्चर करने का जो प्रोग्राम था वो नरसिम्हा राव जी का ही था. लेकिन उनकी गवर्नमेंट में कुछ फोर्सेस थी जो नहीं चाहती थी कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है हम कंडक्ट करें. फिर बाद में उनके जाने के बाद जो वाजपेयी जी थे उन्होंने उनके नरसिम्हा राव जी के जो ये विजन को एक तरह से मटेरियलाइज किया था पोखरण टेस्ट करके. ठीक है, इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी जो 1992 में आई थी, अभी हमने कुछ दिन पहले एक्ट ईस्ट को डिस्कस किया था, तो हमने डिस्कस किया था लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है. उसके भी जो है एंकर यही थे
नरसिम्हा राव जी थे, और इंडिया में सबसे पहला एंटी टेररिज्म लेजिस्लेशन टाडा वो भी यही लेकर आए थे, ठीक है। अब जब टाडा को ख़त्म किया, फिर बाद में पोटा जब लेके आए थे वाजपेयी जी, उसको ख़त्म किया, तो सोच लो 2015-16 तक जो है हमारी जो कंट्री में कोई एक ऐसा लेजिस्लेशन था ही नहीं जो टेररिज्म की डेफिनेशन दे। टेररिज्म होता क्या है, कोई लॉ हमारा बताता ही नहीं था। फिर यूएपीए में जो है बाद में जो है अमेंडमेंट किया गया, अब आपको पता ही है, ठीक है। टेररिज्म की हमने डेफिनेशन जो है हम ले आए हैं, जो हमारी गवर्नमेंट अभी करंट गवर्नमेंट है वो पिछले टर्म में जो है वो उस पर क्लैरिटी लेके आ चुकी है, ठीक है। लेकिन बहुत लंबे टाइम तक हमारी कंट्री में टेररिज्म के लिए कोई लॉ ही नहीं था। इट्स अ वेरी शेमफुल thing for us. Okay, now let us see this topic in English. PV Narasimha Rao ji. Okay, so PM Modi has paid tributes to former Prime Minister of India, Shri PV Narasimha Rao ji, on his 100th birth anniversary. I have covered his political journey in this section. Those who do not know much about him, they can read in this section. But what we are going to cover here in this video is the contributions which are made by the former Prime Minister Narasimha Rao ji. Okay, so he is the actual anchor of major economic reforms of liberalization, privatization and globalization which we conducted during the early 1990s. He got India, he dismantled the license Raj system, which was a baggage of socialist past, and he brought us toward the liberalized market freedoms, and he opened up for India for foreign investment. He deregulated domestic business, reformed the capital markets and the trade regime, and pushed private investments into the economy. Okay, he also drastically reduced the industrial licensing, and the most important thing which many of you may not be knowing, he was the actual person who supported and nurtured the nuclear security arrangement or the idea, but due to the opposition of some people in his own government, he could not do it, and that vision was later realized by the next Prime Minister, PM Vajpayee ji, and he conducted those Pokhran tests of 1998. Okay, and like we discussed in earlier in one video, the Act East policy, we also discussed about what the Look East policy. So PM Narasimha Rao ji was the architect of this Look East policy, which we adopted in the year 1992, and he was the first during which during his government, India's first anti-terrorism legislation was passed. The TADA was passed in 1993. Later on, it was abolished because of political pressure. Later on, AB Vajpayee ji's government introduced POTA, but when Manmohan Singh ji's government came, it also repealed that POTA law also. So for a very big time, India was devoid of any legislation which specifically dealt with terrorism. We did not have any law which defined terrorism. So after that, when the current government came in 2014, they worked upon an amendment in UAPA, and they included the definition of terrorism in that legislation. Okay, so friends, these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.